देखिए जिमनी चालू हो गया होगा ना होगा। हेलो, आवाज सही है? हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, झकास होंगे, तंदुरुस्त होंगे बाबू। तो आज का क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। तो बाबू आप लोग से बस एक ही सवाल है मेरा मेरा बस एक सवाल यह है कि जो आप लोग पिछले क्लास में फिजिक्स का अध्ययन किए थे, चैप्टर नंबर 1 का, वो आप सब लोग बहुत अच्छा से ध्यान पूर्वक शांति से मस्त समझ गए थे, ठीक है? तो आज हम जो है उसी का वन शॉट लेकर के आए हैं। अब आप सबको एकदम भौकाल बनाना है, समझ रहे हो? अब ना क्लास छोड़ना है ना कुछ करना है, कैसे भी हो क्लास ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है? आप सब क्लास ज्वाइन कीजिए, भौकाल एकदम बनाइए, ठीक है ना? वन शॉट क्लियर कीजिए और जितना भी क्वेश्चन आंसर रहेगा सब क्लियर कीजिए। बस शर्तें जो है आपको बस लाइव क्लास में आना पड़ेगा। और समय आप लोग जानते हैं कि 7 बजे से डेली अब लाइव क्लास चलेगी। अब कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है ना? अब जो है आप लोग डेली आइए, जल्दी से आ जाइए आप सभी को हम देख लेते हैं कि कितने बच्चे आए हैं, है कि नहीं? जल्दी से आ जाइए आप सब, आ जाइए मेरे भाई सब, ठीक है ना? सभी लोग जल्दी से आ जाइए, सभी लोग। अमरेश, प्रीतम, सुमित, कल्लू, सोनी, सभी लोग आ जाइए बाबू, सभी लोग आ जाइए तो जल्दी जल्दी से। आवाज क्लियर है ना मेरे भाई? बताइए आवाज क्लियर है? आप सब बताइए आवाज क्लियर है ना? अगर आवाज क्लियर है तो बोलिए यस भैया क्लियर है। अनिकेत, सत्यम, रोशन, प्रीतम, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। अब सब जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाएं। आप लोग जितने भी हैं अपने स्टोरी या स्टेटस जो भी है लगाते हैं, आप लोग सभी जगह पे भेज दीजिए। जिस ग्रुप में है आप उस ग्रुप में भेज दीजिए, टेलीग्राम पे है टेलीग्राम पे भेज दीजिए, सभी जगह जो है आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है? ताकि सारे बच्चे यहाँ पर लाइव में आराम से अपना जो है क्लास का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? मजेदार क्लास चलने वाली है आज की, है कि नहीं? पूरा तड़कता भड़कता आप सभी लोग जो है आ गए हैं तो चलेगा ही, है कि नहीं? सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए बाबू, शेयर करके आइए तो जल्दी से। सबको बुला लीजिए, क्लास में बुला लीजिए सबको, ठीक है ना? आ जाइए सभी लोग, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। और अपना अटेंडेंस कैसे बनाना है? सुमित, सभी लोग आ जाइए जल्दी से। अब वीडियो को शेयर कर दीजिए। बताइए आप लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे बाबू, आप लोग साइंस का तो मस्त अध्ययन किए थे, फिजिक्स का। चलिए आज ज्यादा समय हम लोग नहीं गवाते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मस्त हम लोग जो है ये पेज पलट दिए, है कि नहीं? अब देखिए क्लास 10th, है कि नहीं? यहाँ पे लेसन 10th लिखा गया, कोई बात नहीं। क्लास 10th का जो है, क्लास 10th का लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग अभी पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का परिवर्तन का जितना भी वन शॉट क्वेश्चन आंसर है वो सभी आप लोग अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए मस्त हम लोग तैयारी यहाँ से शुरू कर देते हैं। आज से एक बात आगाज कर दीजिए
कि आज से एकदम पूरा एग्जाम तक, एग्जाम हॉल तक जब तक आप लोग नहीं जाते हैं तब तक आप सबको हम छोड़ने वाले नहीं है। समझ रहे हैं? बस आज से ही एकदम लगातार आप सबका पढ़ाई जारी होना चाहिए। प्रकाश का परिवर्तन, जो नहीं पढ़े हैं सब लोग आ जाइए, ठीक है? प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है ना? मस्त लिखिए। देखिए, किरणें के समूह क्या कहलाते, किरणें के समूह को क्या कहते हैं आप सब बताइए। तो किरण पुंज कहते हैं। वन शॉट में बस आप लोग आंसर बताते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वन शॉट, वन शॉट में जो भी है आप एकदम आंसर बताते जाइएगा, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स आज रुकना नहीं चाहिए, एकदम धड़ाधड़ एकदम लगातार चलना चाहिए। आज फोड़ दो, पूरा सिस्टम हैंग कर दो, ठीक है? चलो देखिए, एक बिंदु से निकली किरणों क्या कहलाती है, जल्दी से बताइए तो क्या कहलाती है? तो आप सारी किरण पुंज एक बिंदु से, एक बिंदु से निकल रहा है, ठीक है ना? आज रुकने वाले हम भी नहीं है और आप भी नहीं रुकिए, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक दूसरे के समांतर चलती किरणें क्या कहलाती है? एक दूसरे के समांतर चलती किरणें क्या कहलाती है? तो समांतर किरण पुंज, ठीक है? किसी वस्तु से प्रकाश के टकराकर लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। आज रुकेंगे नहीं, आज नहीं रुकेंगे ना आपको रुकने देंगे, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, इसको हटाइए। देखिए, दो पारदर्शी, सर आप इधर आइए तो। देखिए, दो पारदर्शी माध्यमों के अंतरापृष्ठ, दो पारदर्शी माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर प्रकाश की किरणें मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए बाबू, मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जब पारदर्शी माध्यम में कोई किरण आता है तो क्या कहता है कि अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ पर जो है प्रकाश का, अंतरा मतलब कि एक तरह से अंदर की तरह, अंदर की तरह प्रकाश की किरणें क्या होता है? मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो उसके क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है? अगला क्वेश्चन, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आप लोग आज एकदम धड़ाधड़ कमेंट बॉक्स में एकदम लगातार चलते रहिए, ठीक है? आगे समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? आपतन कोण और परिवर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं बाबू? आपतन कोण परिवर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? तो आपतन कोण परिवर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल, यानी कि बराबर होते हैं। तो क्या होता है? बराबर, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है? अगला क्वेश्चन, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। होते कि नहीं? तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल पे होते हैं। आंसर आप सबको पता है, आप लोग आज एकदम पुर्जा पुर्जा फाड़ दीजिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कहता है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो प्रतिबिंब तो आप लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एगो क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब, और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं, है कि नहीं? तो यह क्या प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार का होता है। परिवर्तित या अपवर्तित प्रकाश की किरणें के वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो वास्तविक कटान से मतलब सचमुच में वास्तविक में तो कौन सा प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं? तो उसे कौन सा कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर सचमुच में कटता है तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए क्वेश्चन है, परिवर्तित या अपवर्तित प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाने से काल्पनिक कटान से जहां पे वो मिलती है उसे, उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब कहता है कि परिवर्तित या अपवर्तित प्रकाश की किरणें को पीछे बढ़ाने, कहां बाबू? पीछे, पीछे बढ़ाने से काल्पनिक कटान से कटता है, सचमुच में नहीं, डॉट लाइन से कटता है। अगर जहां पे ऐसे डॉट लाइन से कहीं पे कट जाए, मान लीजिए डॉट लाइन से जहां पे कटता है, तो उसको हम लोग कैसा प्रतिबिंब बोलते हैं? तो उसे आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं बाबू? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। एक सेकंड, हाँ। उसे क्या बोलते हैं बाबू? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। आंसर आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है?
आइए नहीं ना। हाँ, देखिए आ गया। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आपके सामने आंसर आ गया ना कि उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? आंसर बताइए। तो आंसर बताइए, बताइए जल्दी से आंसर बताइए। वस्तु के अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? आंसर बताइए। तो आंसर क्या होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। आप सबको पता है, ठीक है ना। तो वन शॉट में बस इसी तरह से क्वेश्चन करते आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्दे पर किस प्रतिबिंब को पाया जा सकता है? तो पर्दे पर, पर्दा पे कौन सा प्रतिबिंब पा सकते हैं? क्या आभासी पा सकते हैं? यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। जो डाउट लाइन से कटता है उसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पर्दे पर किस प्रतिबिंब को नहीं पाया जा सकता है? तो पर्दे पर काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी नहीं पाया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं पाया जा सकता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव आप सब क्लियर करिए एकदम वन लाइनर, ठीक है। आपसे याद नहीं होता है, आप बस यहाँ पे समझ के जो है अपना आंसर करते रहिए, ठीक है। आज कमेंट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए बाबू। आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में तुम धड़ाधड़ मारते रहिए, ठीक है ना। हाँ, आंसर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। आप लोग जो है ना कमेंट नहीं रोकिए। आज जो है एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है ना। सब लोग शेयर कर दिए हैं? हाँ ठीक है, चलिए बात नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है वैसी सतह जिस पर आपतित प्रकाश का ऊर्जा, क्या है? वैसी सतह जिस पर आपतित प्रकाश ऊर्जा का अधिकांश नियमित रूप से परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो बाबू दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दर्पण कहते हैं। वैसी सतह, क्या बोल रहा है? वैसी सतह जिस पर आपतित यानी आने वाला ऊर्जा, आने वाला क्या हो जाता है? अधिकांश जो है परिवर्तित हो जाता है। अधिकांश क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण से ना आपतित किरण परिवर्तित होता है, अधिकांश हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक सेकंड। देखिए क्वेश्चन है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण होते कितने प्रकार हैं। तो दर्पण आपको पढ़ना है दूगो, कि समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण होता है कि नहीं। एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। लेकिन दर्पण कितने प्रकार के बाबू? तो दो प्रकार के। आप लोग कभी चार नहीं मार दीजिएगा, नहीं तीन मार दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को पूछा जाए कि दर्पण कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। तो कौन कौन? तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। किस दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, किस दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो समतल दर्पण में ही होता है ऐसा। किसमें होता है? समतल दर्पण में ही ऐसा होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण आता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया यह समतल दर्पण में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग बताइए बाबू किस चीज में किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने वाले दर्पण तथा तथा क्या है? तथा क्या है? सोलर कुकर में। आपको तो हम इसका उपयोग बहुत सारा बताए थे, है कि नहीं। तो आप लोग
और जो भी ऑब्जेक्टिव लाइन में आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उससे टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो बाबू एकदम कमेंट नहीं रोको और लाइक ठोको, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक आभासी होता है। देखिए, समतल दर्पण का जितना प्रतिबिंब, जितना दूर वस्तु रहेगा उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के पीछे बनता है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि इसको आभासी बोलते हैं। क्या बनता है? आभासी। और जितना वस्तु बड़ा रहता है उतने बड़ा प्रतिबिंब इसका बनता है। किसमें? तो समतल दर्पण में। समतल दर्पण में यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। और आकार क्या होता है? बराबर ही होता है ना। हाँ देखिए, रिफ्रेशिंग, बार बार रिफ्रेशिंग ले रहे हैं ना। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर देखिए क्वेश्चन। 21 नंबर, गोलीय दर्पण में कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण आप सभी को पता है कि दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। और अवतल उत्तल पहचानने का बात भी हम बताए थे। अवतल मतलब धंसा हुआ और उत्तल मतलब उठा हुआ, है कि नहीं। वो जिसका पृष्ठ धसल रहेगा वो हो गया अवतल, और जिसका पृष्ठ उठल रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, वो रहता है उत्तल, है कि नहीं। आपको ये सब पता है। आगे देखिए, गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय, अवतल तथा उत्तल दर्पण किस गोले का भाग है? उस गोले का केंद्र को तथा उसकी त्रिज्या क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, गोलीय, गोलीय, अवतल तथा उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है कि नहीं। उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं बाबू? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है कि नहीं। हाँ देखिए, यहाँ पे बोला जाता है गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता त्रिज्या यानी कि सी द्वारा इसको सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले के गोलीय को क्या कहते हैं बाबू? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बताइए, क्लियर है ना। करते रहिए वीडियो को और जो है शेयर करते रहिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। रेडियस बोलते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बोलते हैं रेडियस यानी कि आर बोलते हैं। गोलीय दर्पण जो है वक्रता त्रिज्या रहता है ना, उसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, लेकिन उसको बोलते क्या है? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि पी, पी बोले तो पोल, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि जो सेंटर होता है यानी कि वक्रता त्रिज्या होता है, वहां से पोल तक, पोल तक जो किरण जाती है, वो जो मिलाने वाला जो रेखा होता है उसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं, है ना। मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष जो भी है हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, गोलीय दर्पण किन नियमों का पालन करता है? गोलीय दर्पण किन नियम का पालन करता है? तो गोलीय दर्पण बाबू, गोलीय दर्पण किन नियम का पालन करता है? तो आप लोग आंसर यहां ध्यान से देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के नियम का यह जो है गोलीय दर्पण भी पालन करता है। करता है कि नहीं? प्रकाश आता है फिर परिवर्तित होता है कि नहीं। तो यही गोलीय दर्पण भी जो है प्रकाश का परिवर्तन का नियम पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव के निकट तथा छोटे आपतन कोण पर, छोटे आपतन कोण पर किरणें जो आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए आती, देखिए कहता है ध्रुव के निकट तथा छोटे आपतन कोण पर आती किरणें क्या कहलाती है? जो छोटे आपतन कोण पर जो किरण आता है ना, वो किरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? समाक्षारीय किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समाक्षारीय किरण कहलाता है। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस, मुख्य फोकस,
मुख्य जिसको एफ से सूचित करते हैं वहां तक की दूरी यानी कि फोकस दूरी यानी कि फोकसांतर भी कहते हैं, फोकस दूरी को फोकसांतर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अभी 26 क्वेश्चन किए हैं, बताइए कि इसमें से आप लोग एक भी है ऐसा है जो आप लोग नहीं पढ़े हैं? सब लोग पढ़े हैं, है कि नहीं? आप लोग बस यहाँ पे यह देखिए कि हमसे छूटा क्या है और छूट क्या रहा है, हमसे कौन सा सवाल ऐसा है जो बनेगा नहीं। आप सब बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग बस अभी रिवीजन करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी एफ की होती है तो क्या होती है? आधी होती है कि दुगनी होती है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या यानी सी, यानी कि सी फोकस दूरी एफ की क्या होती है? दुगनी होती है। जितना एफ रहता है पी से एफ और कर देखो पी से सी तक, बोल रहा है ना, पी से सी तक तो एफ के दुगना रहता है कि नहीं? जैसे समझो, यहाँ पे समझो, मान लीजिए कि गोलीय दर्पण हम मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कौन सा अवतल बना लिए, ठीक है। कौन सा दर्पण बना लिए? अवतल बना लिए, मस्त बना लिए अवतल। और इसका जो मुख्य फोकस होता है यहाँ पर मान लो पी होता है, ठीक है। पी है कि नहीं? ये पी है तो यहाँ पर मान लिए एफ यानी कि फोकस दूरी हो गया, यहाँ पे सी बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोले? गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या आर यानी कि पूरा ये रेडियस बोल रहा है, पूरा रेडियस, पूरा को हम आर बोलते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये बोल रहा है फोकस दूरी की क्या होती है? तो फोकस दूरी बताओ कि यहीं तक ना है, फोकस दूरी एक आधे ना है जी। तो ये एकरा बारे में पूछ रहा है, तो ये इसका जो है क्या है? दुगना है कि नहीं? यह जो है एफ का आर क्या है? दुगना है ना? यही आपसे क्वेश्चन किया था, आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, हाँ आर बराबर 2f आप लोग जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 28 नंबर दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/f, 1/v, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। यह क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है? दर्पण सूत्र। यह दर्पण सूत्र आपके लिए मोस्ट वीवीआई है बाबू, आपको इसको याद करना पड़ेगा। मोस्ट वीवीआई बोला जाता है, मोस्ट वीवीआई, वेरी वेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह जो है यहाँ पे अभी, ठीक है। आगे समझिए, देखिए प्रतिबिंब दूरी v बराबर क्या होता है? तो प्रतिबिंब दूरी होता है। और u बराबर वस्तु की दूरी और f बराबर क्या होता है? फोकस दूरी होता है। ये सब आपको पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि v को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। यह जो v है ना, प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी। और f क्या होता है? तो इसमें फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। इसी का बात बताया गया है कि v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी और f मतलब फोकस दूरी। यह सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर का मान पूछा है, ठीक है ना। तो मस्त बताओ कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण बनाओ। अवतल दर्पण यहाँ पे मान लिया जाए, बना लिए, ठीक, जो भी है अवतल दर्पण यहाँ पे बना लिए। और क्या बोल रहा है? फोकस दूरी एफ, यहां से हम मान लीजिए कि यहाँ तीर भेजे तो यहाँ पे मान लो एफ। और क्या बता रहा है कि वक्रता त्रिज्या आर का मान, यानी आर का मान पूछ रहा है ना, यहां से यहां तक की जो है आर का मान पूछ रहा है। तो तुम बताओ बाबू, एक चीज बताओ कि तुमको क्या बताए थे, इसके जितना भी ऊपर रहेगा वो प्लस रहता है और इधर माइनस रहता है और इधर क्या रहता है? प्लस रहता है। आपको बताया था ना। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस जो है इधर है नहीं, रेडियस क्या है? इधर है। जैसे एफ है तो उधर रेडियस भी है, तो क्या है? ऋणात्मक है कि नहीं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बाबू? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो भी है वो अवतल दर्पण में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यह बात याद रखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या का मान क्या होता है? उत्तल दर्पण में बोला, सॉरी, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मान धनात्मक होता है। तो मान लो उत्तल दर्पण, उत्तल मतलब उठल, ठीक है ना। तो इसको इधर से कलर कर दो और इसका केंद्र इधर बनेगा तो एफ और सी, ठीक है। तो इधर बोले आपको अभी ये बताया कि धनात्मक होता है, इधर धनात्मक, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। तो यह बात बताए हैं। तो इधर एफ और सी दोनों क्या है? धनात्मक है कि नहीं है? तो यह बात आपको क्लियर है। आगे समझिए,
देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 31, 31। क्वेश्चन नंबर 31 समझिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? अवतल दर्पण द्वारा, कौन से दर्पण द्वारा बाबू? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के होता है कि नहीं? वास्तविक और आभासी दोनों, और उल्टा बनाता है। जब भी बनाता है क्या बनाता है? उल्टा बनाता है कि नहीं? आभासी में भले सीधा हो सकता है, लेकिन यह जो है वास्तविक तथा, क्या बता रहा है? वास्तविक तथा आभासी दोनों और उल्टा बनाता है। कैसे बनाता है? उल्टा बनाता है। ठीक है, यह बात आपको याद रखना पड़ेगा कि किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में ऐसा होता है, अवतल दर्पण में। और क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में पूछेगा, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। कैसा? आभासी और सीधा। देखो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी यानी कि काल्पनिक, सीधा तथा छोटा होता है। सीधा तथा क्या होता है? छोटा होता है। और इसमें जब आभासी बनता है तो इसमें क्या बनता है? बहुत बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो क्या बनता है? बहुत बड़ा बनता है। और इसमें क्या बनता है? हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, यहां तक की कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का आवर्धन एम का सूत्र क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन पूछा ना कि आवर्धन बराबर गोलीय दर्पण का। तो देखिए इसका आंसर आपको बताते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का आवर्धन एम का सूत्र क्या होता है? तो एम का सूत्र बताइए बाबू, एम का सूत्र क्या होता है? एम बराबर आप लोग पढ़े थे, तो एम का सूत्र क्या होता है? देखिए किधर गया? हम्म हम्म एम बराबर सूत्र आपको पता है? नहीं पता है? देखिए आपको शायद इसी में बताया। एम बराबर माइनस पी वाई, याद होना चाहिए था। आवर्धन क्षमता वही ना होता है? आवर्धन, हाँ। देखिए आकार वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत अधिक बड़ा होता है। यह इसका आंसर बता रहा है। यह जो है लिखा नहीं है कुछ, माइनस यू भी कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा है कि आकार वास्तविक, आकार जो है कैसा होता है? वस्तु का आकार जो होता है वास्तविक, और क्या बोल रहा है? उल्टा, और वस्तु के आकार से बहुत अधिक क्या होता है? बड़ा होता है। यह डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस एफ के बीच, मुख्य फोकस एफ के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? और वस्तु का आकार कैसा होता है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस एफ के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता, और वस्तु का आकार कैसा होता है? यह चीज आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, बनाने आना चाहिए। बोला अवतल दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रख जाओ। ठीक है, वस्तु को रख जाओ, मस्त रखो। आपको सिखाएगा ना, ये अवतल दर्पण बना लो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कहा बोला है? ध्रुव तथा मुख्य फोकस यानी कि पोल और एफ के बीच यहाँ पे मान लो वस्तु को रखा है। यहाँ पे वस्तु को रखा है, कहाँ पे रखा है? एफ और पी के बीच में रखा है। तो बताइए कि इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण के पीछे बनता है कि नहीं? यहाँ से जब किरण जाती है तो यहाँ से ये रिटर्न भले हो जाता है, लेकिन मिलता तो जाकर के उधर ही है कि नहीं? आता हुआ प्रतीत होता है। तो यह जो है आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है कि नहीं? जब P और F के बीच में अवतल दर्पण में वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण के पीछे वस्तु का आकार बड़ा भी बनता है और आभासी बनता है। देखो आंसर देखो, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा वस्तु के आकार का आभासी तथा सीधा, और वस्तु के आकार से क्या बनता है? तब बड़ा बनता है। देखिए बड़ा बड़ा बड़ा, हाँ बड़ा बन होता है। क्या होता है? बड़ा होता है कि नहीं? बड़ा होता है। ये सब आपको सिखा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है ना, 42 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। नयका चिन्ह परिपाटी की बात बता रहा है, तो दर्पण के हमेशा कहाँ रखते हैं? बाईं ओर, लेफ्ट साइड
रखते हैं कि नहीं? अवतल दर्पण में देखिएगा तो जितना भी रहेगा सब के सब कहाँ रखा जाएगा? तो बाईं ओर लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? रखा जाता है। अब देखिए, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी में मुख अक्ष के समांतर सभी दूरियां मापी जाती है तो दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से, कहां से? दर्पण के ध्रुव से, यानी कि पी से मापा जाता है जितना भी दूरी रहता है, यानी कि पोल से मापा जाता है। यह बात आप सभी को पता है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में धनात्मक एक्स अक्ष की ओर मापी गई दूरियां तथा ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती है? आंसर बताइए आप सभी। क्या बोल रहा है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में धनात्मक एक्स अक्ष, तो धनात्मक एक्स अक्ष की ओर मापी गई दूरियां क्या होगा? धनात्मक होगा। और ऋणात्मक की ओर अगर मापते हैं, क्या बोलता है? ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर मापेंगे तो ऋणात्मक होगा, है कि नहीं? दोनों तो सेम ही है। धनात्मक की ओर मापेंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक की ओर मापेंगे तो ऋणात्मक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण में यदि वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी गई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? कहां बोल रहा है? कि उत्तल दर्पण बोल रहा है। तो उत्तल दर्पण में तो सभी आपको पता है कि दर्पण के पीछे ही बनता है, सॉरी, आभासी बनता है। कैसा बनता है? तो फोकस पे बनता है जी। कहां बनता है? तो फोकस पे बनता है। बाकी सब तो फोकस और एफ के बीच में बनता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। कहां रखा है वस्तु? अनंत पे रखा है। कहां रखा है? अनंत और उत्तल दर्पण में यदि वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच, कहां बोल रहा है? ध्रुव तथा अनंत के बीच, ध्रुव यानी कि पी और अनंत के बीच में रखेगा तो वह एफ और पी के बीच में बनेगा। यहां पर वही आंसर हो जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। आपको जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनवाए थे, ठीक है, तो वस्तु कहां रखा है? वस्तु रखा है अनंत और पी के बीच में। अनंत और पी के बीच में। अनंत इधर हो गया, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत हो गया। तो इसके बीच में आप मान लिया जाए कि वस्तु को रख दिए, तो यहां से जब आप प्रकाश भेजिएगा यहां से, तो ये तो इधर भागेगा। तो यहां पर मान लिया जाए कि एफ है और यहां पर सी है, तो ये जो इधर से आता है, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, ये मान लिया जाए एफ हो गया, इसी हो गया, तो इधर से इधर भागेगा। भागे कि नहीं भागेगा? भागेगा। अब जो अगला जो काटेगा इसको, अगला जो इसको काटेगा, वो एफ और पी और एफ के बीच में ही काटता है। ये आपको सब बताए थे। एक ही को खाली बनता है एफ पर, बाकी जो बनता है अनंत वाला सिर्फ एफ पर जाएगा। अनंत वाला सिर्फ एफ पर, बाकी सब पी और एफ के बीच में। पी और एफ के बीच में जितना भी आप वस्तु रख दीजिए उत्तल दर्पण में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर रखी गई, उत्तल दर्पण में वस्तु आदि जो है अनंत पर रखी गई तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा होता है? तो आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, क्या कि सब सिखा चुके हैं। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस एफ पर बनता है। कहां बनता है? जब अनंत पर रखेंगे उत्तल दर्पण में, तो उसका जो है एक ही को खाली बनता है एफ पर, बाकी बनता है एफ और पी के बीच में। यह सब आपको सिखाए थे, उस समय ही बता दिए थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, किस किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें का गमन, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब पार होने वाला, ठीक है ना? तो सीधी रेखा में कर जाती है कि नहीं? सीधी रेखा में कर जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है? देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में। जो पारदर्शी रहेगा, जो पार होने वाला रहेगा, सीधा रेखा में गमन कर जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह सभी आप सबको याद होना चाहिए। यह सभी एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अभी 48 क्वेश्चन कर चुके हैं, 48 क्वेश्चन, ठीक है ना? अभी और क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ही अभी और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
हाँ ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49वां क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ये जो है प्रधान अक्ष के नीचे ही तो बनता है। प्रधान अक्ष के नीचे बनता है तो नीचे वाला टोटली ऋणात्मक है कि सचमुच तो नीचे ही कटता है। अवतल दर्पण में देखे हैं ना। हाँ तो इसका जो भी आता है आंसर ऋणात्मक। आभासी और सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। तो इसका जो है आंसर क्या आता है? धनात्मक। आभासी और सीधा की बात हो रहा है तो आभासी और सीधा मतलब कि डॉट लाइन से कटना। तो जब भी दर्पण के पार होंगे तभी डॉट लाइन से कटेगा ना। दर्पण के पार होंगे तभी तो डॉट लाइन से कटेगा। तो डॉट लाइन से जब कट गया तो जो है क्या बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा बनेगा यानी कि धनात्मक। ठीक है। क्या होता है इसका आवर्धन? धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? जो मरीज को देखने के लिए, मरीज के जो दांत होता है ना छोटा, उसको बड़ा देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आंसर क्या है? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। बताइए अभी आप लोग 51 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं। 51 क्वेश्चन, पूरा के पूरा 51 क्वेश्चन। बताइए कि इसमें से आपको अभी तक कौन सा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कितना क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं? बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो आप सभी, आपसे कितना क्वेश्चन नहीं हुआ और कितना क्वेश्चन हुआ? जल्दी से बताइए तो, जल्दी से बताइए। आपके विलेज में बारिश हो रही है तो मैं क्या करूं? पढ़ो, जल्दी से बताइए, सभी बताइए जल्दी से, देख रहे हैं। 50 में से आपका जो है कितना लगभग सही हुआ है? जल्दी से बताइए। सोनू कुमार डिघौरा, हेलो, जल्दी जल्दी बोलिए तो। 50 में कितना आया? जल्दी जल्दी। सो गए जी सब, सो गए बाबू। नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से बताइए। रितेश 40, सोनू नहीं, नहीं, चलिए आइए जल्दी जल्दी बताइए। अनिकेत बाबू, आप जो है, आप सभी अभी जो है टोटल के टोटल 51 क्वेश्चन किए हैं। तो 51 को में आप बताइए कि आपको कितना समझ में आया और कितना पढ़े हैं, कितना जानकारी है? जल्दी से बताइए। सब क्लियर है? 40, 42, 40, सभी लोग जो है ना, आप सभी लोग पढ़े हैं। 38 सही हुआ। यह क्वेश्चन जो है वन शॉट है, इसमें सही गलत की बात तो है नहीं, काहे कि सामने ही आंसर है जो भी है। लेकिन आप इतना बताइए कि आप कितना पढ़े हैं और कितना क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, जो आंसर आपको पता है कि नहीं? 40, 38, 38 सही हुआ। कोई बात नहीं, चलिए अब जो है आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके आगे अभी जो है हम लोग ना बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं वन शॉट में, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम व्यू में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बिना रटे, आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं, रटवा थोड़ी रहे हैं। वन शॉट में भी आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। तो आपको जब समझा रहे हैं तो समझ जाइएगा। तो रटने से अच्छा है नहीं कि इतना सारा ऑब्जेक्टिव कैसे रटे भैया। अरे रटने से अच्छा है समझ लो, रटने से अच्छा क्या है? समझ लो। अब जब समझ जाओगे तो बढ़िया एग्जाम में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एकदम बढ़िया करोगे। चलिए आज के सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर लेके चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हजामती दर्पण सेविंग यानी कि जो दाढ़ी बनाने के लिए के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि चेहरा बड़ा दिखता है, जिससे कटता छटता नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण का
दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो बताइए किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, देखने का क्षेत्र। तो वह जो है उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो उस उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। तो ये तो लगता है कि उत्तल दर्पण है कि नहीं, समतल तथा उत्तल दर्पण। आप लोग एक बात गौर किए हैं कि जो गाड़ी का जो लाइट होता है, सॉरी गाड़ी के लाइट के बगल में जो ऐनक होता है ना, उत्तल दर्पण का बना होता है साइड मिरर में। मान लिया जाए कि आप मोटरसाइकिल के मस्त हैंडल ही समझ लीजिए, और हैंडल यहाँ पे मान लीजिए कि बल्ब हो गया, तो यहाँ पर ही एगो हैंडल के बगल में जो है एगो ऐनक रहता है नहीं, यहाँ पे लाइट रहता है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे ऐनक है, और यहाँ पर भी एक ऐनक है। तो इस ऐनक में जो आपको देखे होंगे कि आपके पीछे चाहे वो कितना ही दूर पर गाड़ी रहे, कितना ही दूर पे गाड़ी रहे, तो वो आपको जो है एकदम सही दिखाई देने लगता है कि नहीं, और छोटा भी दिखाई देने लगता है। तो उत्तल दर्पण जो है ना बहुत दूर तक के कैप्चर करता है। उत्तल दर्पण बहुत दूर तक के कैप्चर करता है और सीधा दिखाता है। कैसा दिखाता है, सीधा दिखाता है। अगर उल्टा दिखाएगा बाबू, तो बताओ कि मान लीजिए गाड़ी आ रहा है, तो गाड़ी आ रहा है, चल के आ रहा है टायर से, लेकिन लगेगा फिर कि जो उल्टा हो गया, तो लो भाई इधर से इधर हो गया, नहीं से भाई हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए यह जो है इस तरह से जो है उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में ऐसा होता है कि नहीं। आगे देखिए, हाँ, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, तो A+1 होता है। कितना होता है, धनात्मक 1 होता है। कितना होता है, धनात्मक 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण की फोकस दूरी F बराबर 30 सेंटीमीटर है। एक, देखिए यह जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए क्या बोल रहा है, एक दर्पण की फोकस दूरी कितना है बाबू, 30 सेंटीमीटर, धनात्मक है, ठीक है ना, धनात्मक 30 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण का है या उत्तल दर्पण का है, धनात्मक बोल रहा है, फोकस दूरी कितना है, 30। तो बताओ कि यह अवतल का है कि उत्तल का है, अवतल का है कि उत्तल का है। तो यह जो जाएगा कहाँ जाएगा, उत्तल में जाएगा। कहा है कि अवतल का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए ये क्या जाएगा, उत्तल दर्पण में जाएगा। चूंकि फोकस दूरी का मान धनात्मक है, इसलिए यह जो है उत्तल दर्पण का है, उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है, दे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण को, अवतल तथा उत्तल दर्पण को, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण को और किन अन्य नाम से हम लोग जानते हैं। तो अवतल और उत्तल को और किन नाम से जानते हैं, तो अभिसारी दर्पण कहते हैं, है कि नहीं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण को और किन नाम से जानते हैं, तो वो अवतल को अभिसारी मतलब आने वाला किरण, और उत्तल को जाने वाला यानी कि अपसारी किरण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, सॉरी अपसारी दर्पण कहते हैं। ये सब आपको पता है कि नहीं। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए बाबू कि जो है अवतल दर्पण का फोकस दूरी का जो है आवर्धन कैसा होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, आवर्धन में बताइए तो जल्दी से। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, जल्दी से बताइए तो। आप सबको जो है आंसर हम देख रहे हैं, आप जल्दी से बताइए तो। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होगा, या फिर अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या का आवर्धन कैसा होगा, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या का आवर्धन कैसा होगा, जल्दी से बताइए तो। आप सभी जल्दी जल्दी बताइए तो, हम स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए तो, जल्दी से बताइए। अवतल दर्पण का जो है वक्रता त्रिज्या का आवर्धन कैसा होगा, जल्दी से बताइए। धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा बाबू, जल्दी से बताइए तो। आंसर आप लोग कर चुके हैं। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा बाबू, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का जो भी फोकस दूरी रहे या फिर वक्रता त्रिज्या रहे, चाहे जो भी है,
अगर उधर साइड जा रहे हैं तो नीचे के साइड जब जा रहे हैं तो वो कैसा होगा, आवर्धन उसका ऋणात्मक ही होता है। कैसा होता है, आवर्धन उसका कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे समझिए। देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, कौन से दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अवतल दर्पण में आपको बताना है कि जो है इसका स्थिति कहाँ होना चाहिए, कहाँ रखें हम कि इसका जो है आभासी बने, सीधा बने, वस्तु से बहुत बड़ा पाया जाए। ठीक है ना, बहुत बड़ा बने चाहे बड़ा बने जो भी है, तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं। तो यह जो है ऐसा देखने को मिलता है कि दर्पण के पीछे बनता है तो बहुत बड़ा, वो तो ऊपर ही आप लोग पढ़े, ऊपर क्वेश्चन देखे ना जी, देखे ना। अभी देखिए, अभी अब 58 क्वेश्चन किए हैं, अभी और क्वेश्चन है आपके लिए, आप डरिए नहीं, अभी क्वेश्चन की कमी नहीं है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्य के बीच कैसा संबंध होता है, तो एफ बराबर आर बाई टू होता है, यानी कि फोकस दूरी बराबर आर का क्या होता है, आधा होता है। आर का क्या होता है, फोकस दूरी आर का आधा होता है, और आर क्या होता है, तो एफ का दुगना होता है कि नहीं, एफ का क्या होता है, दुगना होता है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, मान लीजिए कि एफ बराबर आर बाई टू लिखा हुआ है, एफ बराबर आर बाई टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो एफ का क्या है, आर आधा है, लेकिन अगर आर की बात किया जाए, आर की बात किया जाए तो ये जब भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में चल जाएगा, तो एफ का क्या हो जाता है, तो दुगना हो जाता है। एफ का दुगना हो जाता है कौन, आर, आर बोले तो वक्रता त्रिज्या यानी कि सी। ठीक है, अभी और समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम, आवर्धन बोले तो एम, आवर्धन यानी कि एम, एम से सूचित करते हैं, -2 बोले तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो वह कौन सा दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण होगा भैया, भैया अवतल दर्पण होगा। क्यों, क्योंकि जो है किसी दर्पण का उत्पन्न आवर्धन क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है एम, एम बोले तो माइनस, ऋणात्मक बता रहा है, तो ऋणात्मक उत्तल में कहा जाएगा भैया, अवतल में ही तो आएगा। किसमें आएगा, अवतल में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, होना ही नहीं चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1/2, 1/2 हो तो, अरे भैया हमको 1/2 से क्या मतलब है, हमें तो बस धनात्मक और ऋणात्मक से मतलब है अभी, है कि नहीं। तो धनात्मक जैसे ही पकड़ लिया उत्तल दर्पण में की ओर भागेंगे, है कि नहीं। जैसे ही धनात्मक पकड़ो उत्तल की भागो, है ना, उत्तल की ओर भागो, जैसे ही माइनस दिखे आवर्धन, हम माइनस की ओर यानी कि अवतल दर्पण की ओर भागेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मारिएगा उत्तल दर्पण, है कि नहीं। आवर्धन जहां पे आपको प्लस दिखे उत्तल और माइनस दिखे अवतल, यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब देखिए सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने की के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल को किया जाता है। जो सोलर कुकर के नाम सुने थे ना, तो सूर्य के प्रकाश जो है, जो भी रहता है भट्टा वगैरह, उसको एकत्रित किया जाता है, तो वो अवतल में हो सकता है, एक जगह जमा होगा तो इसको अवतल को ही अभिसारी कहते हैं। तो एकत्रित करने का काम तो अभिसारी का ही काम है, अभिसारी का काम है कि नहीं। एकत्रित करने का मतलब किरण को एकत्रित करने का काम किसका है, तो अभिसारी को, है कि नहीं। जब अभिसारी को यह काम है तो यह किस दर्पण को कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण तो अवतल दर्पण को कहते हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है नहीं 63, हाँ देखिए क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित प्रकाश किरण के लिए परिवर्तन कोण का मान कितना होता है, तब परिवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। किसमें, तो समतल दर्पण पर, किसमें, तो समतल दर्पण पर अभिलंब से आपतित प्रकाश की किरणें परिवर्तन कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है, कोई मान नहीं होता है, एकदम 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है,
समझ रहे हैं? जब दर्पण के पीछे बनाइए तब वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा बन गया, है कि नहीं? अनंत पे गया तो वहां पे भी बहुत बड़ा बन गया, है कि नहीं? तो जहां पे बहुत बड़ा बनता है तो वो सिर्फ सिर्फ कहाँ है? अवतल है। कौन है? अवतल। उत्तल में छोटा ही बनता है, समतल में बराबरे बनता है, तो अवतल ही नहीं है जो बड़ा बनाएगा। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, आगे समझिए, देखिए, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर, आर कितना है? 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी, चलो बढ़िया समझते हैं कि गोलीय दर्पण, यदि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या आर बराबर दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और तो फोकस दूरी यानी कि ए बराबर पूछा है, ए बराबर वाट, है कि नहीं? ए बराबर वाट, तो मस्त बताओ कि ए बराबर कितना होता है? आर बाई टू होता है। ए बराबर आपको फॉर्मूला पता है ना? आर बाई टू होता है। ए बराबर आर बाई टू हमको कहते हैं, है कि नहीं? आर कितना है आपका? 20 है, तो मस्त 20 बाई टू करिए तो ए बराबर आपका निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है कि नहीं? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है मेरे भाई, बहुत ईजी है। बस आप जो है एकदम शिद्दत से पढ़िए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? एक बात बोल रहा हूँ, जिस दिन आप मेहनत खुद से ठान लोगे कि हमको करना ही है तो करना ही है, जिस दिन आप कहोगे हमसे होगा ही नहीं, तो कहाँ से होगा मेरे भाई? होगा ही नहीं। अगर चाह जाओगे कि हम कर पाएंगे तो कर लोगे, लेकिन जब चाहवे नहीं करोगे तो कहाँ से होगा? होगा ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या सी निकालना है। सी निकालना है तो जल्दी से आप लोग निकालिए, जल्दी से। तो सी निकालना है ना? सी निकालना है, वक्रता त्रिज्या, तो दुगना करो भाई, फटाक से करो, दुगना करो, दुगना करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, दुगना आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कहता है किसी दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण में केवल काल्पनिक? तो काल्पनिक एक ही को दर्पण है जिसका नाम है उत्तल, कभी यह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ठीक है? हाँ, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है तो अवतल का होता है। सर्च लाइट, सोलर कुकर जो भी है ये सब का क्या होता है? अवतल। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता था? अवतल, अभी तो बताए थे अब तक, ठीक है? आप लोग अभी 70 क्वेश्चन किए हैं, अभी और आएगा, अभी और क्वेश्चन है। 70 नहीं, अभी और है, 77 क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है। हाँ, देखिए बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पूरा वृत्ताकार का जो व्यास होता है, जो प्रधान अक्ष क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष। मान लीजिए कि कोई लड्डू है, मान लो गोल, ठीक है ना? मस्त गोल एगो बना के आपको समझा देते, व्यास होता गया है, देखिए समझिए, मस्त ही गोल है कि नहीं? इसका, चलिए इसी पे आजा मेरे भाई, आजा। हाँ, ठीक है। अब देखो, इसका जो देख लीजिए कि गोलीय दर्पण का मान लिया जाए कि ई क्या है? एक प्रधान अक्ष है, ठीक है? मस्त बना दिए हैं, टेढ़ा करके बनाए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग सीधा समझिए। यह जो है ई का है, मान लिया जाए कि प्रधान अक्ष है कि नहीं? प्रधान अक्ष है कि नहीं? प्रधान अक्ष ऐसे ही नहीं होता है जी, प्रधान अक्ष है। तो बताइए कि इसका टोटल क्या है? व्यास है कि नहीं? व्यास है ना? यह क्या है? व्यास है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यह क्या है? व्यास है। आगे समझिए कि निम्नलिखित में किस, हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? निम्नलिखित में से, चलिए जल्दी से बताइए तो, कि 8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, 16, धनात्मक 16 सेंटीमीटर और ऋणात्मक 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण कि जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 होना चाहिए, तब 32। तो उत्तल दर्पण में एक बात आप लोग समझ लीजिए, उत्तल में जब भी पूछ रहा है, चाहे फोकस दूरी रहे चाहे फिर वक्रता त्रिज्या रहे, कुछ भी रहे,
तो उसमें हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। तो भैया यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है कि उसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक है, माइनस थोड़ी दिया है जी, धनात्मक दिया है। तब +16 रहेगा तभी ना धनात्मक होगा जी, उसका दुगना। तो मस्त मारिए +16, तो +16 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए +16 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उसका जो है प्रकृति क्या होगा, बताओ जल्दी से। देखिए किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो, ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब कि वास्तविक का उल्टा है कि नहीं, अवतल में जाएगा, अवतल में जाएगा है कि नहीं, अवतल में उल्टा और जो है वास्तविक, सचमुच में कटा। आवर्धन उसका क्या बोल रहा है, ऋणात्मक बोल रहा है। तो ऋणात्मक तो आप लोग पकड़ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम वस्तु की दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक ली जाती है। क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, कभी धनात्मक नहीं, ऋणात्मक। ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, हाँ गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, तो ए बराबर r/2 होता है, आप सभी को पता है, ए बराबर r/2। ठीक है ना, हाँ देखिए, हाँ अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो कहां पे रखेंगे, तो यहाँ पे हम सी पे रखते हैं, कहां पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे रखते हैं। तो उसका जो है आकार, आकार क्या होता है, समान रह जाता है। क्या रह जाता है, समान रह जाता है। तो आप लोग अभी 77 टोटल के टोटल 77 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रकाश के अपवर्तन से। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में होगा नहीं, है कि नहीं। आप लोग 77 क्वेश्चन किए हैं, तो बताइए कितना मजा आया। आप लोग बताइए कितना मजा आया, जल्दी से बताइए, मजा आया, क्या हुआ, टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया, अरे भाई क्या हुआ, मुंह क्यों बना रहे हो, जल्दी जल्दी बताइए, तो जल्दी जल्दी से बताइए, आप लोग बताइए। आप लोग से बस एक ही सवाल है कि जो है प्रकाश का अभी जो है हम लोग परावर्तन किए हैं, अभी अपवर्तन का क्वेश्चन पूरा के पूरा बाकी है। तो बताइए अपवर्तन का जो है क्वेश्चन कल किया जाए कि आज ही किया जाए, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, आप ही सबका जो है वेट कर रहे हैं हम, जल्दी बताइए तो बाबू। प्रीतम बाबू बोल रहे हैं कि टाइम हो गया भैया, किस चीज का टाइम हो गया बताओ तो। कल किया जाए, आज बहुत हो गया। प्रकाश का जो है अपवर्तन का भी हम लोग नहीं किए हैं, जितना था सब परिवर्तन का हम लोग किए हैं ऑब्जेक्टिव। अविनाश बाबू बोल रहे हैं कि आज किया जाए। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, जिनका ज्यादा वोटिंग होगा हम उन्हीं हिसाब से करेंगे। ठीक है, बताइए बताइए जल्दी से, आज की कल, आज की कल, जल्दी से, आज, आज हो गया आज, चलिए आज ही रगड़ते हैं, है नहीं, चलो बाबू आज ही, है कि नहीं। अभी 1 घंटा हुआ है तो हम लोग अभी रुकने वाले नहीं, अभी और आगे चलेंगे। आप लोग जब मेरे साथ खड़े रहिएगा ना, तो हम भी जो है पीछे हटने वाले नहीं है। इसीलिए बोलता है जब मेरा सारथी सही है, जब रास्ता मेरे साथ चलने वाला साथी सही है, तो रास्ता में जितना रुकावट है दोनों मिलके देख लेंगे, है कि नहीं, दोनों मिलके देख लेंगे। जब मान लिया जाए कि हम कहीं जा रहे हैं, रास्ता टूटल फूटल मिल गया था, अरे दोस्त सही है तो यार गाड़ी बिगड़ भी गया था, चलो ठेल के धक्का मार देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, चलो आज ही एकदम रगड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए जाना नहीं है, घर नहीं जाना है किसी को, अभी कोई नहीं जाएगा, अभी पढ़िए आप लोग, अभी जी जान लगाइए, यही समय होता है, यही रिजल्ट देगा आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपको सब्जेक्टिव याद नहीं हो रहा है ना, यही यही रिजल्ट देगा, जिससे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो रहा है थोड़ा। ठीक है ना, अभी देखिए जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग प्रकाश क्या अपवर्तन कहते हैं।
अभिलंब की ओर मुड़ जाए या अभिलंब से दूर भाग जाए, ये करे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग बताइए तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जल्दी से बताइए तो। मान लीजिए कि कोई भी पारदर्शी माध्यम से इधर से भेजे, इधर से गया और फिर इधर से जाके अभिलंब से इधर हो गया। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं। देखो, पारदर्शी पदार्थ, मान लीजिए कि इधर जल है चाहे हवा है, जो भी है, हवा है, मान लो हवा है, इधर क्या है, ये एगो हम लाइन बना दिए, इधर मान लिए हवा है, इस हवा में तो प्रकाश पार हो ही जाता है नहीं? तो मस्त हवा, हवा आ गया, और इधर मान लिया पानी, क्या आ गया? पानी। अब बताओ, बताओ आप लोग एक बात तो देखिए, जब प्रकाश की किरण यहाँ हम डाले, ठीक है, ये अभिलंब है, तब प्रकाश की मान लीजिए कि किरण यहाँ से हम डाले, ठीक है, ये किरण का अभिलंब जो है, आप बताओ कि जो है हवा से मान लिया जाए कि पानी में जाएगा तो इधर मुड़ेगा, दबेगा, है नहीं? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ये विरल माध्यम से सघन में, ये विरल है, सघन है, मतलब घना है, तब विरल माध्यम से जब सघन में जाता है तो क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो मुड़ गया तो ये क्या हो गया? मस्त इधर मुड़े चाहे इधर भागे। मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, हवा वगैरह पानी वगैरह कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, पानी हवा कुछ नहीं जानते हैं, तो मान लीजिए कि कोई भी अभिलंब की ओर मतलब आता है तो इधर मुड़े चाहे इधर भागे, हमें उससे कुछ मतलब नहीं, बस इतना समझिए कि परिवर्तन है, सॉरी अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन है। अभी कुछ नहीं, बस अपवर्तन समझिए। अपवर्तन होता क्या है? तो अपवर्तन यही है कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, और विरल माध्यम से सघन में जाता है, तो अभिलंब से एक दूर होता है, एक अभिलंब के पास आ जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस यही अपवर्तन है आपका। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो होते हैं। कितने नियम होते हैं बाबू? प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं। तो देखिए, किसी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण यानी कि रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं? यहाँ तो आपको आंसर पता चल गया कि दो हो गया, लेकिन इसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना? कई बार आपके एग्जाम में यह स्नेल का नियम पूछा जा चुका है। यह जो है आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो कैसे याद करेंगे भैया? यह याद करने का कोई बताइए साधन, बताइए। तो मस्त, ज्यादा कुछ नहीं है कि किन्हीं दो माध्यम से जो है प्रकाश की किरण किसी निश्चित वर्ण से, किसी रंग से जो है के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, बस आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण का जया का नियतांक का जो है निकाल दिए, अनुपात का नियतांक निकाल दिए, तो वही हो गया स्नेल का नियम। इसका हम जो है फॉर्मूला भी बताए थे आप लोगों को, याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे फिर से, है कि नहीं? अभी तो आए हैं, सिखाने ही तो आए हैं, है कि नहीं? सिखाने आए तो सिखा के ही तो जाएंगे। आप लोग डर गए रहे हैं, नहीं डरिए। देखिए अगला क्वेश्चन, जब अशून्य आपतन कोण पर आपतित प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह कहां मुड़ जाती है? कहां मुड़ जाती है? तब विलंब की ओर मुड़ेगी। क्यों? 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 यहां पे क्वेश्चन तो आता है क्यों, व्हाट, क्यों, वाई, है कि नहीं? वाई मतलब क्यों होता है? तो ये बताओ कि भैया ऐसा क्यों हो गया? अरे हो क्यों गया ऐसा कि अभिलंब की ओर ही मुड़ा, अभिलंब से दूर काहे नहीं गया? यह क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही सकते हैं कि काहे ऐसा हो गया, बताइए, बताइए जल्दी से, ऐसा हो क्यों गया भाई? अरे बता दो मेरे दोस्त। अभी देखो हम भी बता देते हैं। अभी आपतन कोण का आपतित जो है प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन की ओर जा रहा है ना, विरल माध्यम से सघन की ओर जाता है, विलंब की ओर काहे मुड़ रहा है? तो देखो, विरल मतलब होता है हल्का, मान लो हवा, ठीक है, और इधर पानी, पानी मतलब घना, जाने जाए में दिक्कत होवे होने घना है, जाने जाए में दिक्कत होने घना, घना मतलब सघन, घना मतलब सघन, ठीक है। तो ये विरल माध्यम से मान लीजिए ये लाइन था, मस्त यहीं से पार किए थे ना, तो यहाँ से मान लीजिए किरण पार किए तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अगर इधर भाग जाता, इधर भाग जाता मेरे भाई, अगर इधर भाग जाता तो ऐसे हम कहते कि यह जो है
अभिलंब से दूर भागा है, लेकिन जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो क्या होते हैं, अभिलंब की ओर ही हम लोग क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। अभिलंब की ओर क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, जब अशून्य आपतन कोण पर आपतित प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। क्वेश्चन देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। रफ्तार पकड़िए, रफ्तार पकड़िए, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल सी और उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी का अनुपात अब यानी कि अपवर्तनांक पूछा है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, सी बाई भी होता है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, सी बाई भी होता है। देखिए जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम हो उसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है, अधिक होता है। जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, कम होगा। जहां पे प्रकाश का जो क्या होगा, अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा। अब यहाँ पे देखिए, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सघन माध्यम का वह आपतन कोण, सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तनांक कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसे कौन कहते हैं, तो क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण, आपको क्रांतिक कोण बताए थे ना, सॉरी क्रांतिक नहीं, कार्तिक, क्रांतिक, सॉरी क्रांतिक ही होता है, हाँ क्रांतिक कोण होता है। क्या होता है, क्रांतिक कोण। ये सभी आपको पढ़ा चुके हैं, इसीलिए यहां से हम जो है अभी रफ्तार पकड़ रहे हैं। समय के अनुसार अभी आपको रफ्तार पकड़ना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कहता है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, माने कि 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, अधिक हो, तो उस संपूर्ण आपतित किरण, पूर्ण आपतित किरणों का सघन माध्यम में लौट आती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो डेट इज आंसर बाबू, यह आंसर है, वह आंसर है, यह आंसर है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इसीलिए वह क्या हो जाता है, लौट जाता है। क्या हो जाता है, लौट जाता है। क्या होता है, लौट जाता है मेरे भाई, क्या होता है, लौट जाता है, ठीक है। हाँ, आपतित किरण तथा निर्वात किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो याद कैसे, रट के नहीं, ये सब आप लोग पढ़े हैं, मस्त क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। अभी लग रहा होगा अरे भाई कहाँ से क्वेश्चन ला रहे भैया, एकदम मजा आ रही है यार। हाँ, कोई नहीं। आपतित किरण तथा निर्वात किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, तब पार्श्वक है कि नहीं, पार्श्वक विस्थापन कहते हैं, पार्श्वक विस्थापन कहते हैं, है कि नहीं। मस्त है क्वेश्चन, तो लाजवाब है। यहाँ पे क्वेश्चन है, जब कोई पारदर्शी पदार्थ दो पृष्ठों से घिरा हुआ हो, घिरा हुआ एक के बाद इधर आएगा, एक के बाद इधर आएगा। आइए 14 पढ़े हैं अभी, 14 पढ़े हैं तो अभी आ रहेगा, देखिए खंड होता है, क्या होता है, खंड होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो लेंस कहते हैं। तो लेंस आप लोग पढ़े थे ना, लेंस अभी समझ में आएगा। जब लेंस का वक्रित पृष्ठ गोलीय हो तो उसे कौन सा लेंस कहते हैं, तो लेंस उसे गोलीय लेंस कहते हैं, जिसका पृष्ठ गोला नियन रहेगा, क्या रहता है, गोलीय, तो उसे गोलीय लेंस कहते हैं। ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये सभी आपको पता है, ठीक है ना। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल को क्या कहते हैं, देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया है नहीं। देखिए उत्तल दर्पण को कौन सा लेंस कहते हैं, तो अभिसारी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा है, दर्पण और लेंस में फर्क बुझा रहा होगा।
दर्पण और लेंस में थोड़ा उल्टा है कि नहीं? उल्टा है। देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो, किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो, तो उसे कौन सा लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस कहते हैं। आपको एक दिन बताए थे किनारों पर पतला और बीच में मोटा, इसका जो देखो किनारों पर पतला है, इधर पतला है, इधर पतला है, मतलब ऊपरे सटल रहेगा, नीचे सटल रहेगा, बीच में मोटा रहेगा। ये कौन सा लेंस रहेगा बाबू? तो ये कौन सा लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस रहता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस रहता है, उत्तल लेंस रहता है। ये सभी आपको बताया है ना। ऐसा लेंस जो किनारे पर मोटा और बीच में क्या होता है? पतला होता है, उसे अवतल कहते हैं। यह जो है देखिए, इधर देखिए, इधर किनारों पर मोटा लग रहा है, किनारे पर मोटा, बीच में पतला है कि नहीं? ये कौन सा दर्पण है बाबू? सॉरी, कौन सा लेंस है? तो ये कौन सा लेंस है बाबू? तो ये कौन सा लेंस हो गया? तो अवतल लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस हो गया। ये सभी आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के केंद्रों को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस के केंद्रों को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र ही कहते हैं। लेंस के पृष्ठों के अब वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 को मिलाने वाली सरल रेखा को लेंस, सरल रेखा को लेंस का क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, जेकरा हम लोग प्रधान अक्ष उधर बोल रहे थे, यहाँ पे मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। ठीक है, C1 और C2, इसमें दूगो होता है, इसमें दूगो होता है, इसमें दूगो फोकस भी होगा, ठीक है ना, दूगो फोकस भी होगा, दूगो वक्रता केंद्र भी होता है, C1 और C2, ये सभी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर निकटतर निकटतर प्रकाश की किरणें पर अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ये सभी आप लोग चाहते हैं, ये जो भी आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका अगर आप चाहते हैं कि भैया पीडीएफ हमको चाहिए, पीडीएफ वो भी फ्री में, तब फ्री में मिलेगा, ठीक है ना, फ्री में ही मिलेगा ये पीडीएफ। लेकिन कहाँ मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा? तो भैया आपके लिए देखिए एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल है रवि ऑनलाइन क्लासेस, रवि ऑनलाइन ऑनलाइन देखिए रवि ऑनलाइन क्लासेस है, इस पे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होता है आप लोग रवि ऑनलाइन क्लासेस में देखिएगा, आपके लिए पीडीएफ वहां पे उपलब्ध रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही वीडियो जैसे कि समाप्त होता है, लाइव क्लास अभी समाप्त होगा, यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से जा करके जो है आप लोग इसको डाउनलोड करके जो भी है बात एकदम पढ़ना चालू कीजिए। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटतर प्रकाश की किरणों अपवर्तन के मुख्य अक्ष के क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ये तो पढ़ लिए। देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस के कितने फोकस होते हैं? सॉरी, लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो दूगो बताए, दूगो फोकस, दूगो वक्रता केंद्र, कोई दिक्कत नहीं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी यानी कि फोकसांतर कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, अवतल लेंस द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक यानी कि आभासी और सीधा बनता है। उत्तल लेंस द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल में वास्तविक और आभासी दोनों, वास्तविक और आभासी दोनों, किसमें? तो उत्तल लेंस द्वारा। हाँ देखिए, किस उत्तल लेंस या अवतल लेंस द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंब का आकार उसकी प्रकृति निर्भर करती है। तो लेंस से वस्तु की दूरी पर, लेंस से वस्तु की दूरी की मतलब कि जो लेंस हम लोग पहनते हैं, चश्मा में लेंस लगा के हम लोग जो पहनते हैं, उससे हमको जो वस्तु की दूरी है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। उसमें प्लस हो रहा था दर्पण सूत्र में, यहाँ पे सिर्फ माइनस है, वहां पे प्लस, यहाँ पे सिर्फ क्या है? माइनस। यही चेंजिंग रहता है दर्पण और लेंस सूत्र में, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं। अभी देखें, यहाँ पे देखिए, प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, जिसे m से सूचित किया जाता है। देखिए, किसी लेंस का
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि एम का सूत्र क्या होता है? तो एम का सूत्र क्या होता है? वी बाई यू होता है। क्या होता है? वी बाई यू होता है। एम बराबर हाई वन और हाई टू माने कि प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वी बाई यू। लेंस की शक्ति को क्या कहते हैं? तो लेंस की शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की शक्ति को क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है बाबू? डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? डायप्टर होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता पी का सूत्र क्या होता है? तो पी बराबर वन बाई एफ, पी बराबर वन बाई एफ, ठीक है। निर्देशक चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस, निर्देशक चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस दूरी होती है। द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। माने कि जो दूसरा फोकस दूरी सी एफ टू, बाबू बोले तो बाबू एफ टू, द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है नैका के अनुसार, ठीक है। निर्देशक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है? तो यहाँ पे होता है द्वितीय ऋणात्मक। यह कौन सा था? यहाँ पे देखिए उत्तल है और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे देखिए अवतल है। उत्तल अवतल में एक ही बात आपको समझ में आ गया कि अवतल के जो चिन्ह परिपाटी होता है वह ऋणात्मक होता है और उत्तल का क्या होता है? धनात्मक होता है। यह लेंस में, किसमें? लेंस में। आपको यह बात याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण की उत्तल उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? यानी कि क्षमता बोले तो आवर्धन क्षमता एम। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक। और अवतल का क्या होता है? अभी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्या होती है? क्षमता तो बाबू ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है पतले लेंस के बीच क्या होती है? तो प्रकाशिक केंद्र होता है। क्या होता है? क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है पतले लेंस के बीच। पतला लेंस के बीच क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता किससे व्यक्त किया जाता है? तो बाबू फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी कि उल्टा द्वारा, ठीक है। देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो निर्वात में। प्रकाश की चाल कहाँ होता है सबसे ज्यादा बाबू? तो निर्वात में, जहां पे हवा बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। निर्वात में हवा होता ही नहीं, इसलिए इसे निर्वात कहा जाता है। वहां पे प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। देखिए निर्वात मतलब शून्य, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? लेंस लेंस तो कांच, मिट्टी, बताओ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा है जो आपको दिमाग हिलाने वाला है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो कांच का प्रयोग तो हम लोग कर सकते हैं, जल का प्रयोग शायद होता है, प्लास्टिक का भी लेंस बनाने के लिए सब होता है, लेकिन मिट्टी का कहाँ से प्रयोग होने लगा मेरे भाई? मिट्टी का प्रयोग तो होता ही नहीं है। मिट्टी का प्रयोग तो होता ही नहीं है लेंस बनाने के लिए, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे, आप लोग टिक कर लिए। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान क्या होता है? तो किसी भी म्यू का मान क्या बोल रहा है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान होता है साइन आई बराबर क्या होता है? साइन आई बाई कितना होता है? साइन आई। साइन आई बराबर सॉरी यार, साइन आई बाई कितना होता है? साइन आर होता है। साइन आई बाई कितना होता है? साइन आर होता है। ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी खपत हो रहा है ना, एनर्जी खत्म हो रहा है, मतलब लगातार बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा थोड़ा हो रहा है। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लोग जो जुड़े हुए हैं ना लाइव क्लास में, दिल से बता रहे हैं, बहुत गजब का फील हो रहा है यार कि आप लोग भी पढ़ने का चेष्टा रखे हैं। तो आप लोग जब तैयार हैं तो हम काहे तैयार नहीं होंगे? हम भी तैयार हैं आपके साथ। देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ, आवतल लेंस में आवर्धन एम होता है तो एम बराबर वी बाई यू होता है, वी बाई यू। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर की है तो क्षमता क्या होगा? तो कितना है बाबू? 20 है। तो 20 है तो क्या बोल रहा है कि लेंस की
क्षमता, आवर्धन निकालिए, आवर्धन निकालिए तो कितना होगा 5 डायोप्टर, डी बराबर निकाल दीजिए, मस्त आ जाएगा। किसी लेंस की माइनस 2.0 डी यानी कि माइनस 2.0 डायोप्टर है तो वह कौन सा लेंस होगा? तो अवतल लेंस। माइनस में इसी का जाता है, किसका? अवतल का। किसका जाता है? अवतल का। किसका जाता है बाबू? तो अवतल का। यहाँ पे क्वेश्चन है किसी बिंब वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे बताइए? तो कहाँ रखेंगे भैया? तो फोकस दूरी के दुगनी पर रख देंगे ना। फोकस दूरी के यानी कि सी पर रख सकते हैं, है कि नहीं? सी पर रख सकते हैं। सी पर रख देंगे तो भैया बन जाएगा, है कि नहीं? अभी देखिए, यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच स्थित हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कैसा होगा? तो वास्तविक उल्टा तथा आवर्तित होगा। वास्तविक उल्टा तथा आवर्तित होगा। तो कहां रख रहे हैं तो भैया? तो उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के हम लोग जो है उसके दुगनी के बीच। तो कहाँ दिक्कत है? ये सब तो आप लोग किए हैं। कहाँ दिक्कत है? ये सभी तो आप किए हो। दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। बस अभी जो है आप लोग बस समझिए, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लोग क्या पसंद करेंगे? कौन सा लेंस? तो छोटा छोटा वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से, ठीक है? कमेंट में बताइए मेरे भाई, कमेंट में। तो छोटा छोटा वस्तु को देखने के लिए ना, जो जिसको बोलते हैं ऐसे करके देखता है, मतलब कोई मास्टर आता है, मान लिया जाए कोई मास्टर है, तो चश्मा लगा लेगा, मस्त नाक पे लगाएगा। दूर की वस्तु को देखना है तो ऐसे देखेगा, और नीचे देखना है तो ऐसे देखेगा। ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे मास्टर को हम देखे हैं, जो चश्मा गजब तरीका से, मतलब दोनों तरह का उसको बीमारी रहता है। दूर वाला भी नहीं दिखता है साफा और दूर वाला साफा नहीं दिखता है, इसीलिए उसको जो है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बेलनाकार का लेंस लगाता है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। हाँ, उत्तल लेंस किसका उपयोग करते हैं बाबू? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है? किसका? उत्तल। छोटा से छोटा पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का, ठीक है? हाँ। गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस की, सॉरी दर्पण नहीं, यहाँ पे लेंस पढ़ रहे हैं। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक होता है तो साइन आई बाई कितना होता है? साइन आर। आप लोग इसमें भी जो है ना अभी 50 क्वेश्चन पार कर चुके हैं। 51 क्वेश्चन कर लिए भैया, बताओ। स्नेल का नियम जो भी है, आप लोग अभी बताइए, अभी आप लोग इसमें भी 51 क्वेश्चन कर चुके हो। 51 क्वेश्चन। तो बताओ इसमें से आपको लगता है ऐसा क्या है कि जो आप लोग से नहीं हुआ? आप लोग अभी 51 क्वेश्चन इसमें भी कर चुके हो, तो बताइए कि आपसे क्या नहीं हुआ? बताओ। जल्दी से बताइए तो। जल्दी बताइए। 51 क्वेश्चन किए हैं आप लोग। रोशन बाबू, सत्यम कुमार, प्रीतम, एम आर कुशराज, अविनाश, अमरेश, सोनी, रितेश। जल्दी से बताइए तो बाबू, बताइए। आप लोग जो अभी 51 क्वेश्चन किए हैं तो बताइए जल्दी से, कितना आपको लगा कि आपसे नहीं हुआ, और कितना आपको समझ में आया, और कितना समझ में नहीं आया, सब बताइए। 51। पानी पी लीजिए। अच्छा, पानी दे रहे हो बाबू। 45 गर्दा उड़ा दिया रे रोशन, तुम तो यार 45 मार दिया तुम तो यार, गजब। सब सही हो यार, सब सही हो, गजब उड़ा दिए, मजा आ गया। कोई बात नहीं, एकदम गर्दा उड़ैले रहो। 45 42 एकदम हिला दिया कि तुम लोग यार, गजब मजा आ रहा है एकदम। 45 42 तो मारे जा रहे हो तड़ातड़, जो भी है, ठीक ही नहीं? चलो अभी और देखते हैं।
आज इसको समाप्त करके ही जाएंगे। पतली लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो कम होता है। पतला लेंस का जो आवर्धन क्षमता था, पतला किसको बोलते हैं? तो पतला तो भैया सोच में पड़ गए, पतला किसको बोलते हैं? अरे पतला तो हम लोग उत्तल को बोलते हैं ना यार, पतला तो उत्तल को बोलते हैं ना। तो उत्तल का आवर्धन क्या होता है बाबू? तो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। हाँ। मोटे लेंस की आवर्धन क्या होता है? तो अधिक होता है। जब पतला के कम हो रहा है तो मोटा के अधिक होगा। ठीक है। जिस लेंस का माध्यम तल उभरा हुआ हो तो उसे कौन सा? तो उत्तल। उभरल मतलब कि उठल मतलब उत्तल। यह तो कोई पूछने की बात है? यह पूछ रहे हैं, बताइए। देखिए कौन सा लेंस होगा? तो उत्तल होगा। ठीक है। अगला देखिए, जिस लेंस का माध्य तल जो है धंसा हुआ होता है। धसल मतलब अवतल। धसल मतलब क्या होता है? अवतल होता है। धसल मतलब अवतल, और उठल मतलब उत्तल, और धसल मतलब अवतल। धसा हुआ, ठीक है ना? धसा हुआ तो ये क्या होगा? धसा हुआ तो अवतल। ठीक है। अब देखिए, नेत्र किस प्रकार का लेंस है? नेत्र आपसे पूछा है कि नेत्र बताइए कि किस प्रकार का है। तो नेत्र है जो उत्तल है। छोटा है बट पूरा चित्र बनाता है तो बड़ा बना देता है। छोटा है बट पूरा चित्र जो भी देखते हैं पूरा बड़ा ही दिखाई देता है। तो यह उत्तल है। कैसा बाबू? उत्तल है। ठीक है। किसी भी पारदर्शी माध्यम में किसी भी पारदर्शी माध्यम में रखे आयताकार कांच की सिल्ली से होकर गुजरने वाले प्रकाश के किरण का उन्नयन करती है। तपसर्व विस्थापन। आप लोग आंख के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका जो है उत्तल काहे बोल रहे भैया? तो आंख देखो कितना छोटा लेंस है, लेकिन जितना बड़ा बड़ा दिख रहा है सबका प्रतिबिंब आंख बना ले रहा है कि नहीं बना ले रहा है? बना ले रहा है, मस्त बना रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। समान फोकस दूरी के अवतल लेंस और उत्तल लेंस को संपर्क में रखा जाए तो संयुक्त लेंस कार्य किसकी तरह करेगा? तो कांच की सिल्ली की तरह करेगा। कांच की सिल्ली की तरह करेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी में तो आंसर है। जो क्वेश्चन है उसी में तो आंसर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, उत्तल लेंस की प्रकाशिक उत्तल लेंस की प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब यानी कि वस्तु, बिंब मतलब कि वस्तु, जो वस्तु हम रखे, ठीक है, के प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी? तो काल्पनिक होगा। कैसा होगा बाबू? काल्पनिक। बोले तो आभासी। आभासी बोले तो सीधा। आभासी बोले तो सीधा। आभासी बोले तो कैसा? सीधा। यह सभी जो है आप सब जानते हैं। ये आभासी मतलब सीधा भी होता है। आभासी मतलब क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है। देखिए यहां पे देखिए, उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो अनंत पर। अरे यार कहाँ स्थित पूछ रहा है? कहाँ स्थित है? तो अनंत पर। क्या बोल रहा है? उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है? तो बताओ ना यार कि अनंत पर। अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे बिंब की, यहाँ पे उत्तल था यहाँ पे अवतल है, ठीक है ना? अवतल लेंस की मुख्य फोकस पे रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच में होता है। यहाँ पे अनंत पर और यहाँ पे बीच में, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अवतल लेंस के सामने अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब या सॉरी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति होगी तब फोकस पर कौन सा? उसमें आपको कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग है। इसमें यही है कि फोकस पे हम लोग रखेंगे। कहाँ रखेंगे? तो अवतल लेंस के सामने रखना है। ठीक है। सामने अनंत पर कहाँ रखा गया है? अनंत पे रखा गया है। तो जब अनंत पे रखा गया है तो वो तो पता है कि भैया फोकस पर ही आते हैं। आप लोग इसको हटा करके आप लोग अपने भाषा में चले जाइए, एकदम जो है अवतल दर्पण के जो है बोला जाए तो दर्पण में चले जाइए। तो दर्पण में जब अनंत पे जब हम लोग वस्तु रखते थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? फोकस पर। तो यहाँ पे भी कहाँ बनेगा? तो फोकस पे ही बनेगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए,
यदि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न m बराबर माइनस हो, यानी कि ऋणात्मक हो गया, तो ऋणात्मक बोले तो उल्टा चल रहा है, तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है तो उत्तल आएगा, वहां पे अगर धनात्मक रहता तो अवतल आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। -1 हो तो बीम की स्थिति, तो उत्तल लेंस की वक्रता केंद्र पर, उत्तल लेंस की कहा, वक्रता केंद्र पर। हाँ देखिए, डू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो 40, कितना बाबू, 40। ये सब आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ये सब आपको निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो किस में, तो उत्तल में। यहाँ पे पूरा चेंज जा रहा है, वास्तविक बना रहा है उत्तल में और आभासी बना रहा है उत्तल में, लेकिन दर्पण में अवतल में ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पे कहाँ हो रहा है, उत्तल में हो रहा है, उत्तल लेंस में हो रहा है, ठीक है। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर हो तो किस प्रकार का लेंस होगा, तो उत्तल लेंस। 5 डायोप्टर वाला क्या होता है बाबू, उत्तल लेंस। उससे हम लोग जो आंख में लगा करके छोटी से छोटी वस्तुओं को पढ़ने में मजा आता है, छोटी से छोटी लिखावट रहती है ना, उसको पढ़ने में मजा आता है, यानी कि बड़ा होता है, ठीक है। यह सभी जो है उत्तल लेंस की होता है। हाँ यहाँ देखिए, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी और अवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो लेंस और फोकस के बीच में होनी चाहिए, लेंस और फोकस के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग को बस अभी हम पढ़ के सुना रहे हैं, आपको ये सब बता चुके हैं, इसलिए क्योंकि समय आप लोग बोले कि आज ही करवा दो भैया, तो कर लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काहे कि आपको सब आता है, बस क्वेश्चन देखना चाहते हो आप। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे ना, तो वह जो है बराबर आकार का बनता है। अब दर्पण में भी देखें, यहाँ भी देख लिए, कोई दिक्कत नहीं, या उत्तल के जगह पे अवतल दर्पण बना लो और फोकस वक्रता केंद्र पे रख लो और चेक कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 यह सब जो है याद करना पड़ेगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42, यह सब जो है बहुत ज्यादा आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सब याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो इसको लिख लीजिएगा भी, अगर क्लास खत्म होता है तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखिए, लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में फोकस दूगो होता है, f1 और f2। किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि किसी बिंब वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होनी चाहिए, तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की जो है फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो जो है किस चाल में, तो आप लोग बता दीजिए, हवा में। किसमें, हवा में। यह लेंस की बात बोल रहा है ना कि दर्पण में, ठीक है। हवा में क्या होता है कि जो है तेज होता है। अब जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, अध्याय 3 आ जाता है, अध्याय 3। आपको बताइए, यहां तक टोटल आप लोग जो है अभी किए, ठीक है। टोटल के टोटल पहला चैप्टर पार्ट देखिए, चैप्टर 1 जो है आपका प्रकाश का परिवर्तन, चैप्टर 1 क्या है, प्रकाश का परिवर्तन, और चैप्टर 2 क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों का जितना भी वन शॉट था, वन शॉट, वो आप सब लोग जो है अभी कर चुके हैं, आप सभी जो है टोटल के टोटल कर चुके हैं, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम में बता रहे तो एकदम फोड़ के आओ मेरे भाई, एग्जाम में पेपर एकदम बोला जाए तो गर्दा मचा के, और क्या ही बोलेंगे। अगर समझ में आया तभी मचाओगे, अगर नहीं आया तो फिर तो यार रटना चालू कर दोगे। रटो नहीं, फिर से समझो, एक बार समझ में नहीं आया फिर से समझो यार, पीडीएफ तो दे रहे हैं ना। देखिए पीडीएफ आपको रवि ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी टेलीग्राम जाकर के ओपन कीजिए, मिल जाएगा, अभी तुरंत डेट डलवा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं, तो आज का क्लास रहेगा यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग आइए, आज के लिए धन्यवाद।